ये सेकंड वीडियो है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस सीट, और इसे ध्यान से देखें ताकि आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच का जो अंतर है वो समझ में आसानी से आ जाए। तो हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है वॉच आउट योर सन गोज़ इनटू द स्ट्रीट। बहुत आसान है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच के अंतर को ढूंढना। हंसते हंसते हम सीख जाएंगे इसे। तो बस मेरे साथ बस चलते चलिए, आप बिल्कुल बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो वॉच आउट योर सन गोज़ इनटू द स्ट्रीट। ध्यान से देखो, आपका जो लड़का है वह स्ट्रीट में जाता है, ऐसा यह सेंटेंस कहने की कोशिश कर रहा है। तो वॉच आउट योर सन गोज़ इनटू द स्ट्रीट। योर सन आपका लड़का, गोज़ यहाँ पर लगा हुआ है तो सब्जेक्ट हो गया योर सन। ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब की सिर्फ हम लोग बात करेंगे। टेंस को जब भी हमें पकड़ना है तो सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर खास ध्यान देंगे हर एक सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट और वर्ब है, योर सन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा हो गया V5 फॉर्म में लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V5, योर सन गोज इनटू द स्ट्रीट, यानी कि वो हमारा सेंटेंस जो है वह सिंपल प्रेजेंट में है। तो क्या सिंपल प्रेजेंट में यह सेंटेंस होना चाहिए? स्ट्रीट में जाने का एक्शन कंटिन्यूअस एक्शन है, लगातार होने वाला एक्शन है। लगातार होने वाला जो भी एक्शन है वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट के लिए मैंने बताया था कि अगर बार बार कोई काम होता है, रिपीटेड होता है, और उसके लिए अलग अलग शब्द दिए हुए रहते हैं, जैसे यूजुअली दिया हुआ था इसके पहले जो हमने वर्कशीट की थी, एवरीडे दिया हुआ था, उस प्रकार के अगर शब्द आपको दिखते हैं कहीं पे भी सेंटेंस में तो वह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में यह काम क्या है, कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग V5 के जगह पर V4 का यूज़ करेंगे, यानी कि ING का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा, योर सन, और गोज़ के जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे इज गोइंग। योर सन इज गोइंग, गोज़ के जगह हम लोग लगाएंगे इज गोइंग को। योर सन इज गोइंग इनटू द स्ट्रीट, क्योंकि यह कंटिन्यूअस एक्शन है, स्ट्रीट में जाने का एक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य होना चाहिए, और यही हमारे वाक्य में यहाँ गलती थी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है माई हस्बैंड इज़ प्लेइंग टेनिस 3 टाइम्स अ वीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 टाइम्स अ वीक यहाँ पहले से दिया हुआ है। एक वीक में 3 बार खेलते हैं टेनिस को, तो 3 बार खेलते हैं एक वीक में, यानी जब भी सप्ताह आएगा तो वह 3 बार टेनिस खेलते हैं। तो प्रत्येक सप्ताह 3 बार टेनिस खेलते हैं, रिपीटेड एक्शन हो रहा है। तो रिपीटेड एक्शन को दिखाने वाला यह वर्ड है 3 टाइम्स। तो रिपीटेड एक्शन अगर हो रहा है तो फिर हमारा जो वर्ब है वह चेंज हो जाएगा, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं रहेगा, वह आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। तो हम लोग इज प्लेइंग के जगह पर, यानी इज प्लेइंग, इज कट जाएगा, इज प्लेइंग के जगह ING भी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, माई हस्बैंड प्लेज, PLAYS। तो माई हस्बैंड और उसके साथ लग जाएगा प्लेज। माई हस्बैंड प्लेज टेनिस 3 टाइम्स अ वीक, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह 3 बार खेलते हैं, बार बार रिपीटेड एक्शन हो रहा है। तो यह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बन गया। ओके, अब हम लोग अपने तीसरे सेंटेंस पे आ जाते हैं। ही इज़ नॉर्मली वर्किंग एवरी वीकडे बट टुडे दे आर नॉट बिकॉज इट्स अ हॉलीडे। ओके, तो पहला सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक ये ही से स्टार्ट हुआ, और ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया। ओके, ये फर्स्ट सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस बट से जुड़ा हुआ है, टुडे दे आर नॉट बिकॉज इट्स अ हॉलीडे, ये सेकंड सेंटेंस है। तो एक जो पूरी लाइन है उसमें कहीं एक जगह गलती होगी, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। ही इज़ नॉर्मली वर्किंग एवरी वीकडे। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा एक चीज़ को कि यहाँ एवरी वीकडे लिखा हुआ है, यानी एवरी मतलब प्रत्येक, वीकडे का मतलब सप्ताह के दिन, यानी प्रत्येक सप्ताह के दिन, यानी प्रत्येक दिन, इसका मतलब हुआ वह आमतौर पर, नॉर्मली आमतौर पर काम कर रहे हैं। तो प्रत्येक बार बार वह काम कर रहे हैं, प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं, या प्रत्येक दिन काम करते हैं, रिपीटेड एक्शन हो रहा है। तो रिपीटेड एक्शन कहीं पे भी होगा तो फिर हम लोग इज़ और ING नहीं लगाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ क्या लगाएंगे, ही नॉर्मली वर्क्स।
यानी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बन जाएगा। फिर से समझिए कि अगर बार बार कोई काम होता है, रिपीटेड एक्शन होता है, तो वह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बनेगा और वहाँ पर आईएनजी वाला वर्ब यूज़ नहीं किया जाएगा। वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज़ करेंगे, यानी ही हो गया सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोग वर्क्स लगाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। माई कलीग्स आर नॉर्मली ईटिंग लंच इन द ऑफिस। यह वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट का हो गया। ओके, माई कलीग्स आर नॉर्मली ईटिंग लंच इन द ऑफिस। इस सेंटेंस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी फिर वही बात हो रही है, आमतौर पर लंच करते हैं ऑफिस में, यानी जब कभी आप कलीग्स को खोजते हैं लंच के समय तो वह आपको लंच ऑफिस में करते हुए मिलते हैं। तो बार बार रिपीटेड एक्शन हो रहा है लंच करने का ऑफिस में, तो फिर से वहाँ पर आर और आईएनजी नहीं होगा। फिर क्या होगा, माई कलीग्स ईट। सिंपल प्रेजेंट का फिर से वाक्य बन जाएगा और तब यह वाक्य शुद्ध होगा, सही होगा। माई कलीग्स नॉर्मली ईट लंच इन द ऑफिस। क्योंकि काम बार बार होता है और रिपीटेड एक्शन होता है, और रिपीटेड एक्शन जहाँ पे भी होता है वहाँ सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य यूज़ किया जाता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए इस पर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। और आपको कहीं पे भी अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो, काफ़ी आसान चीज़ें हैं ये, तो आप आराम से मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके उसे पूछ सकते हैं, मुझे आंसर देने में बड़ी खुशी होगी। अगले वाक्य पे हम आ जाते हैं। प्लीज़ टर्न ऑफ द म्यूज़िक, आई ट्राई टू स्टडी। अब म्यूज़िक बज रहा है, कंटिन्यूस एक्शन हो रहा है, तभी बजा ऑफ करने की बात की जा रही है। आई ट्राई टू स्टडी, और उसी समय पढ़ने का भी एक्शन हो रहा है, दो एक्शन एक साथ कंटिन्यूस में चल रहे हैं। ऐसा क्योंकि म्यूज़िक बजता है तो लगातार बजता है, और कोई पढ़ भी रहा है तो कुछ समय से कुछ समय के लिए पढ़ता है, तो वो भी कंटिन्यूस स्टडी ही करता है। तो वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस देखिएगा V1 लिखा हुआ है, आई ट्राई यानी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बन रहा है, जो कि कंटिन्यूस तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा हमें से। यानी कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट प्लस V4 की ज़रूरत है। सब्जेक्ट प्लस V4 क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ ट्राइंग यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि ट्राइंग ही वर्ब है हमारा P4, तो उसके बीच में लगेगा आई एम ट्राइंग टू स्टडी। प्लीज़ टर्न ऑफ द म्यूज़िक, आई एम ट्राइंग टू स्टडी। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य बनेगा, सही वाक्य। फिर से एक बार समझ लेते हैं। म्यूज़िक लगातार चलता है, उसे बंद करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कंटिन्यूस वाक्य है और कंटिन्यूस चीज़ों को बता रहा है। तो सेकंड जो सेंटेंस है उसमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया गया है, जबकि वहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की ज़रूरत है। आई एम ट्राइंग टू स्टडी। ओके, हम लोग अगले सवाल पे आ जाते हैं। वेयर इज़ मॉम, शी इज़ टेकिंग अ शावर। तो शावर नहाने को बोलते हैं। तो लगातार आप जब भी शावर लेते हैं तो वो कंटिन्यूस टेंस में ही होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में ही होता है वो काम, इसीलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है और सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब हम लोग अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वह बढ़िया सवाल है। इसके बाद से ये जो 4 सवाल हैं काफ़ी अच्छे सवाल हैं, इन पर खास ध्यान देंगे हम। Whenever you are coming here, you bring a lot of fruits for me। तो यहाँ पर फिर से 2 सेंटेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया और दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये 2 सेंटेंस हैं। तो whenever का मतलब जब कभी, तो फिर से यहाँ पर एक समय के बारे में बताया जा रहा है कि जब कभी you are coming here, आप यहाँ आ रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। You bring a lot of fruits for me। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया जा रहा है, जबकि मैंने बताया कि जब कभी आप आते हैं, यानी कि जब कभी आते हैं, आज आए आप, कल आए आप, परसों आप आए, या आज आए आप, 5 दिन के बाद आए, फिर 7 दिन के बाद आए, यानी कि बार बार जब कभी आप आते हैं तो आप क्या करते हैं, फ्रूट्स लाते हैं। तो बार बार रिपीटेड एक्शन हो रहा है फ्रूट लाने का आपके आने के पर। तो निश्चित रूप से जब रिपीटेड एक्शन होगा तो फिर आर कमिंग ना होकर के वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, V1, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1, यू कम। तो whenever you come here, जब कभी आप यहाँ आते हैं, you bring आप लाते हैं, a lot of fruits for me। तो यह सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बन गया हमारा, और अब यह वाक्य सही है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले वाक्य पर। Nowadays he teaches English because the teacher of English has been absenting himself for a month। यहाँ पर भी 2 वाक्य हमारे पास यहाँ तक, और फिर बिकॉज
से जुड़ा है वाक्य, दूसरा वाक्य, ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया। तो इन दोनों में से एक वाक्य में गलती होगी। हम लोग पहले वाक्य को देख लेते हैं पहले। नाउ इट इज, इन दिनों, तो एक समय के बारे में बताया जा रहा है। इन दिनों यानी कि अभी की बात की जा रही है। ही टीचेज इंग्लिश, वह पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो अगर अभी की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से वह कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। अभी के दिनों में वह पढ़ा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अभी की बात की जा रही है, रिपीटेड एक्शन की बात नहीं की जा रही है। बार बार यह काम हो रहा है ऐसा नहीं बोला जा रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट वहाँ नहीं यूज होगा। यहाँ पर ही के बाद ही इज टीचिंग वर्ड लगेगा। नाउ इट इज, ही इज टीचिंग, TEACHING, टीचिंग इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। तो यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बनेगा, क्योंकि वह कंटिन्यूअस इन हाल के दिनों में, इन दिनों में वह पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, ऐसा हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अपने अगले वाक्य पे आते हैं। इट इज़ अपीयरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर फ्रेंड्स। तो आप लोगों को जानने के लिए बता दूं कि अपीयर जो वर्ब है, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। मुझे ऐसा लग रहा है, लगने को बोलते हैं अपीयर। इस सेंटेंस के हिसाब से ऐसे अपीयर का और भी अर्थ होते हैं। तो इट इज़ अपीयरिंग टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा, लग रहा है कि आप लोग प्लॉट कर रहे हैं अपने दोस्तों और उनके दोस्तों के खिलाफ। तो अपीयर जो वर्ब है उसके साथ हम लोग ING का उपयोग नहीं करते हैं। एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपीयर वर्ब के साथ हम लोग V4 का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इज नहीं लगेगा। इट के बाद हम लोग डायरेक्ट अपीयर्स वर्ड का यूज करेंगे, V5 का। सब्जेक्ट प्लस V5, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है इसके लिए इसके साथ V5 लगेगा। इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर फ्रेंड्स। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य बन जाएगा। हम लोग अपने लास्ट जो वाक्य, लास्ट जो सेंटेंस है उसके ऊपर आ जाते हैं और ध्यान से उसे देखते हैं। अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वीमेन बट अ फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वीमेन। तो मिसोगाइनिस्ट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो औरतों से नफरत करता है, और फिलोगाइनिस्ट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो औरतों से प्यार करता है। ओके, तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पहला जो वाक्य है उसमें हु इज़ हेटिंग वीमेन लिखा गया है और दूसरे वाक्य में लिखा गया है हु लव्स वीमेन। तो किसी एक वाक्य में गलती होगी, बट से जोड़ा गया है दोनों वाक्यों को। पहला वाक्य ए मिसोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वीमेन है और दूसरा वाक्य है ए फिलोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु लव्स वीमेन है। तो हम लोग पहले वाक्य को देख लेते हैं पहले, अगर उसमें गलती होगी तो दूसरा वाक्य हमारा शुद्ध है। ए मिसोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वीमेन, तो हेट जो वर्ब है उससे हेटिंग बना है और लव उसका उल्टा है यानी कि एंटोनिम है। तो हेट जो वर्ड है इस यानी वर्ब ऑफ इमोशन बोला जाता है हेट को, या फिर लव जो वर्ड है वो भी वर्ब ऑफ इमोशन है, यानी इमोशन बताने वाले वर्ब्स हैं। तो इमोशन बताने वाले वर्ब्स के साथ भी हम लोग ING वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो याद कर लेंगे इस चीज़ को कि लव, हेट, इन दोनों के साथ हम लोग ING वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा और ING का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ए मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन बट अ फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। और ये हमारा वाक्य सिंपल प्रेजेंट का बन जाएगा। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को यह प्रैक्टिस शीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको प्रैक्टिस शीट समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो, इन क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत हुई हो, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशन है वीडियोस को लेकर के, तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इम्प्रूव करूं अपने हर एक वीडियो को और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं, और काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज में। थैंक यू वेरी मच।